अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग की लेक्चर नंबर 4.4 में, जो कि अब लेक्चर नंबर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 4.4 नहीं बल्कि 4.5 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो जो लेक्चर नंबर 4.4 हमने किया उसमें क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को एंगुलर टर्म्स के मुतालिक समझाया और मैं जाते जाते बता चुका था कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन। अच्छा, ये मैंने मिटाया नहीं है, ये मैंने क्यों रखा है लिखा हुआ, अभी मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस लेक्चर का नहीं है, ये इससे पिछले वाले लेक्चर का है, बट इसका यहाँ पे काम होगा तो मैं इस वजह से इसको मिटाया नहीं गया, रहने दो। अभी जब इस बोर्ड हमारा पूरा भर जाएगा तो मैं पीछे की साइड पे वापस चला जाऊँगा। तो टॉपिक पे वापस आइए। टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड angular, relation between linear and angular velocity, relation between linear and angular velocity। यानी इस टॉपिक में, अच्छा वैसे एक आपस की बात है, रिलेशन का मतलब होता है क्या है? आप कहेंगे सर नहीं पूछे, शर्म आ रही है, रिलेशन का मतलब, तो मैं यही बोलूँगा बहुत तेज हो रहे हो, वो वाला मतलब नहीं है जो तुम ले रहे हो। रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन बनाना जिसमें वो दोनों मौजूद हो। रिलेशन, भाई रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें वो दोनों इन्वॉल्व हों, उसको रिलेशन कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वो दोनों आ जाएं उसको रिलेशन कहेंगे। जैसे मिसाल के तो मैं बोलूँ मास और फोर्स का रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे F इजिकल टू ma, यानी एक ऐसा फार्मूला इसमें फोर्स भी और मास भी है। तो दिस फार्मूला F इजिकल टू ma इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। मैं अगर बोलूँ मोमेंटम और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे P इजिकल टू mv, ये होता है रिलेशन। ठीक है, यानी हमें इसमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें v भी हो और ओमेगा भी हो। v बोले तो लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका स्टार्ट कैसे? बड़ा सिंपल सा स्टार्ट है। भाई साहब मुझे एक बात बताएं, आप कितने गए गुजरे हो, आपको ये वाला फार्मूला तो पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन r। ये मैंने फार्मूला अभी पढ़ा है आपको यहाँ पर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन r। आप कहेंगे सर आर्क लेंथ नहीं लगाएंगे, तो है तो लेंथ, यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लगाना चाहो तो आप लगा दो, मसला नहीं है। ठीक है, एस इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, s अपॉन r। अब मुझे एक बात बताइए, मैथ्स का ये रूल कहता है कि जो करना है करो, बट जो भी करो दोनों साइड पे करो। मैथ्स का ये रूल है कि आप जो करना चाहो कर सकते हो, दोनों साइड पे करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड पे डेल्टा लगा रहा हूं। यहां भी मैंने डेल्टा लगा दिया और वहां भी मैंने डेल्टा लगा दिया। क्यों लगाया इसका जवाब आपको 2 मिनट बाद खुद मिल जाएगा, बट मैंने दोनों साइड पे डेल्टा अप्लाई कर दिया, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ ये बोल सकते हैं आप सर आर के साथ डेल्टा क्यों नहीं लगता, तो बेटा यहाँ भी ऊपर लगाया तो यहाँ भी ऊपर ही लगाएंगे, लेकिन आर के साथ कभी भी डेल्टा इस वजह से नहीं लगाया जाता क्योंकि जो आर है वो रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट के साथ कभी भी डेल्टा नहीं लगाते हैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। अभी मैंने पढ़ा है, बताया कि जो करना है करो, दोनों साइड पे करो। तो मैं दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। मैं दोनों साइड को किससे डिवाइड करवा रहा हूँ बेटा, डेल्टा टी से, यानी इधर भी डेल्टा टी लगा रहा हूँ और इस साइड भी डेल्टा टी लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ इसका जवाब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। आप कहेंगे वाह यार हर स्टेप में बोलते हैं, अगले स्टेप में जवाब मिल जाएगा। बेटा कंप्लीट करने दो, आपको खुद अंदाजा होगा मैं गलत नहीं कह रहा। ये बन जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और साथ में क्या मौजूद है, आर। देखो यहाँ भी मैंने डेल्टा टी लगा दिया और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, डेल्टा टी, और ये आर ऐसी मौजूद है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, इससे हमें क्या हासिल होगा
या क्या इससे बन जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। और वो ये कि मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ये वाला फार्मूला तो पता ही होगा कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। v इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है ना, तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसका जवाब डेल्टा टी अगर नहीं लगाता, अगर डेल्टा टी नहीं लगाता तो ये फार्मूला नहीं बन पाता v का। इसी तरीके से डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा। ये देखो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है, ओमेगा। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी के बराबर होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा के बराबर होता है। तो अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, ऊपर वाले स्टेप बनेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाएगा, ओमेगा। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाएगा, वी। और नीचे क्या मौजूद रहा, आर। क्लियर है, सही है ना। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आर भैया यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आर ओमेगा इज इक्वल टू वी। और नेक्स्ट स्टेप में हम पलट के लिख देंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एक टॉपिक तो हमारा हो गया। अब हमें अगला टॉपिक करना है जिसमें हमें कंप्लीट करना है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन हमें कौन सा ड्राइव करना है, नाउ वी हैव टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन ये अगला टॉपिक है हमारा। लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन ड्राइव करना है। कैसे करेंगे सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ये वाला फार्मूला तो पता ही है, यानी अगेन हमें एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसमें ए भी हो और अल्फ़ा भी हो। ए का मतलब क्या होता है यार, अपना ए का मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। मुझे एक बात बताइए, ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। आप कहेंगे यस सर, मैथ्स का रूल क्या कहता है, जो करना है करो, दोनों साइड पे करो। तो डेल्टा v इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा। अगेन वो क्वेश्चन है, डेल्टा आर के साथ क्यों नहीं लगाया, आर रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ डेल्टा नहीं लगता। मैथ्स का उसूल अगेन, दोनों साइड पे क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। दोनों साइड को हम डेल्टा टी से क्या करवा रहे हैं मेरा बेटा, डिवाइड करवा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इधर भी डेल्टा टी लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया बेटा, डेल्टा टी लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइएगा सोच समझ के, अभी थोड़ी देर पहले ही इसके ऊपर बात हो चुकी है हमारी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और अल्फ़ा डेल्टा
ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है। सही है बेटा? तो मुझे बताइए जल्दी से नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। आर की जगह क्या रहेगा? आर। और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाएगा बेटा? अल्फा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो दूसरा वाला पॉइंट है या दूसरा वाला जो लेक्चर है वो भी समअप हुआ, अपने अख्तिताम को पहुंचा, जिसमें हमने रिलेशन ड्राइव किया है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का। हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के बाद अब चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, जिस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो इस साल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छे अंदाज में हमें पढ़ना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि इंशाल्लाह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मैं आप लोगों के चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स का लाइव सेशन रख रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स का लाइव सेशन रख रहा हूं, जिसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने उस लाइव सेशन का पार्ट बनना है, ताकि जब आप लोग वापस क्लास में आएँ तो चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स भी आपके हुए हुए हों। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, लाइव सेशन में पढ़ेंगे। रोज़ाना मेरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लाइव सेशन में मेरा ख्याल जो है, मेरे फर्स्ट डे की जो टाइमिंग है वो है 4 से 4:45, 4:45 से 5:30। मेरा ख्याल है 4:45 से 5:30 के दरमियान है, बट मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस टाइम पे मैं न्यूमेरिकल की क्लास ले रहा हूँ। उसकी वजह ये कि थ्योरी तो इस तरह समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल में आपका दिल चाहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करें, सर दोबारा बता दें, सर ये 0.2 कैसे आ गया, सर 0.25 लिख सकते हैं, सर 0.25 के बाद पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ लिखेंगे। इस तरह के 1000 क्वेश्चन होते हैं कि जो आप लोगों के आते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर बिलफर्ज ना, मैं तुम लोगों को, मेरी कोशिश यही कि हाथ के हाथ करवाता रहूँ ताकि हमारा टॉपिक ख़त्म होता रहे। लेकिन अगर बिलफर्ज मैं न्यूमेरिकल तुम लोगों को इस तरह वीडियो पे समझाऊंगा तो तुम लोग सवाल कैसे कर पाओगे मुझसे। तो इस वजह से मैंने फैसला किया कि यहाँ पे हम अपनी थ्योरी कर रहे हैं, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में यानी 3 दिन हमारे पास बहुत होगा। अगर रोज़ हम 1 घंटे न्यूमेरिकल्स पढ़ लें तो आपको न्यूमेरिकल का काम मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ में फिर मैं उसका आप लोगों को असाइनमेंट सेंड कर दूँगा, जिसका आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा आके। और इंशाल्लाह ज़वजल इस तरह हमारा चैप्टर 4 कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 की थ्योरी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक टॉपिक बची है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो लेक्चर के थ्रू, बल्कि आप तमाम के तमाम बच्चे बहुत ही अच्छे अंदाज में इस टॉपिक को याद भी कर रहे होंगे। अपना बिल्कुल भी बेटा टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। एक इंतहाई दोस्तों वाला, भाइयों वाला, मुखलिसाना, हमदर्दाना मशवरा है कि इस साल पेपर तो होना है, ये आप सब जानते हैं। किन सर्कमस्टेंसेस में होगा ये हमें नहीं पता, किन हालात में होगा और किन कंडीशंस पे होगा ये हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि पेपर होगा। और जब पेपर होगा तो आपको पता है कि जिस तरह से हड़ाहुड़ी मचती है हमारे यहाँ, सब कुछ पैनिक में होता है। तो जो वो लोग कि जो पहले से तैयार होंगे उनको इंशाल्लाह एग्जामिनेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने आप को उस वक्त के लिए अभी जो कि फ़ारिग वक्त है इसमें तैयार कर लो कि आप लोगों को फिर इंशाल्लाह उस वक्त ना कोर्स की टेंशन होगी। फ़िज़िक्स में 7 चैप्टर हुए होंगे, रिलैक्स हो गए यार, सिर्फ 3 चैप्टर बाकी सर करवा देंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हुई होगी। इसी तरह से जो आपके पास याद करने का मामला हुआ होगा, तो तुम लोग के पास बर्डन नहीं होगा। तो अपने ऊपर बर्डन मत रखना, ताकि आप हम वक्त पेपर के लिए क्या रहें तैयार, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर है ये आपकी लाइफ का क्रूशल तरीन स्टेज है। जिसने भी तुम्हें ये कहा था कि बेटा 9 मैट्रिक कर लो, आगे सब आसानी आसानी है, बालों से पकड़ के उसको दीवार में घुसा दो, क्योंकि आगे कोई आसानी वसानी नहीं है। मैं कभी भी 9 मैट्रिक के बच्चों को ये नहीं बोलता कि आगे 9 मैट्रिक कर लो, आगे सब आसानी आसानी है। मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा 9 मैट्रिक कर लो, जो मज़े करने हैं, आगे जाओगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो असल में रियल पार्ट है। वो स्टूडेंट्स के जिनकी 9 मैट्रिक में 80s में परसेंटेज होती है, 90s में परसेंटेज होती है, उनकी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बी ग्रेड और सी ग्रेड बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दिल लगा के मेहनत करो, इस वक्त को ज़ाया नहीं करो। बहुत तुम लोगों को टाइम मिला हुआ है बहुत अच्छे अंदाज में। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने अच्छे अंदाज में एफर्ट्स करोगे, तो इंशाल्लाह तुम्हारे सामने ही उसका रिज़ल्ट आएगा। ना तो आपका रिज़ल्ट मेरे किसी काम का है, ना ही आपका रिज़ल्ट आपके वालिदैन के किसी काम का है। ये अगर बुनियादी तौर पे इससे रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा उठाएगा तो वो आप होंगे इंशाल्लाह। और मेरी उम्मीद है मैं जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरह तुम लोगों को बैकअप दे रहा हूँ, जिस तरह एक एक लेक्चर का लिंक बना के सेंड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से
मुझे देख के अगर कोई करे तो करे, लेकिन मैंने अभी तक इस तरह से वर्कआउट या इतनी मेहनत करते हुए किसी को नहीं देखा कि पूरे व्हाट्सएप पे तुम लोगों को एक मैसेज बना के सेंड कर देता हूँ जिसमें A to Z सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई होती हैं। आप मैसेज को देख के समझ जाते हैं कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। वो अगर 10 मैसेज आपके पास आ जाए तो आपको सर दानिश की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा कोर्स घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा अगर इतने बेहतरीन अंदाज में चैप्टर 1 का पूरा बैकअप तुम लोग को मिल चुका है, चैप्टर 2 का पूरा बैकअप मिल चुका है, चैप्टर 3 का पूरा बैकअप मिल चुका है, चैप्टर 4 का बैकअप भी अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे अंदाज में कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बेटा मेरी मेहनत का आप लोग भी सिला दोगे, और जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो आप लोग बता रहे होंगे सर 85 में से मेरे 85 आए, मेरे फिजिक्स में 100 में से 99 आए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के आते हैं। आपके शायद बहन भाइयों में इस तरह के बच्चे हों, आपके शायद दोस्तों में इस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हों कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फिज़िक्स में 100 में से 100 में से 99, 100 में से 98 मार्क्स लिए हैं। तो ऐसा कोई काउंट नहीं किया मैंने आज तक, बट एक बहुत बड़ी तादाद इस तरह की निकल चुकी है। हो सकता है आप भी इनमें से हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।